dear students. Today we will discuss classification of psychological disorders, and the other topic is factors underlying abnormal behavior. So firstly we will talk about classification of psychological disorder. In order to understand psychological disorders, we need to begin by classifying them. A classification of such disorders consists of a list of categories of specific psychological disorders grouped into various classes on the basis of some shared characteristics. देखिए अब क्या है, अभी तक हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में जो हमने जितना भी चैप्टर में पढ़ा है, रीड किया है, तो वहाँ क्या है कि अगर हम और अच्छी तरीके से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, एबनॉर्मल बिहेवियर को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसका क्लासिफिकेशन है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, उसे जानना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन जानना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज क्लासिफिकेशन के थ्रू हम जो इनके डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स होते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको जान जाते हैं। ठीक है, और करेक्टरिस्टिक्स अगर हमें पता चल गई, किसी के सिम्टम्स हमें डिसऑर्डर के पता चल गए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। वो हमारा जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। सो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA हैज़ पब्लिश्ड एन ऑफिशियल मैनुअल डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग वेरियस काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। द करेंट वर्जन of it, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition. Okay, अब ये जो हमारी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है आपकी APA, इन्होंने क्या एक पब्लिश किया है, एक ऑफिशियल मैनुअल पब्लिश किया है, और उसमें क्या करा है, क्लासिफाइड वे में जो आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको क्लासीफाई किया है। ओके, और इसको क्या बोला जाता है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या है, विच इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिसऑर्डर। ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये जो मैनुअल है, कि किस पर्सन के अंदर ये जो डिसऑर्डर्स हैं या नहीं है। तो वो क्लासीफाई कैसे करता है, जैसे इन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिए, एक तरफ इन्होंने सिम्टम्स दे दिए कि किसी भी जो मेंटल डिसीज़ है या डिसऑर्डर है उसके ये सिम्टम्स हैं, तो अगर वो किसी पर्सन के अंदर हैं, उसकी क्वांटिटी ये है, तो वो क्या कहलाएगा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या एबनॉर्मल बिहेवियर कहलाएगा। अगर वो नहीं है, वो सिम्टम नहीं है, इट मीन्स कि उस पर्सन के अंदर वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। तो ये किसने दिया था, आपका अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA। ओके, और आपकी ये जो APA है ये इवेलुएट करती है पेशेंट को 5 एक्सिस पर। ओके, या 5 डायमेंशंस होते हैं जिनके बेसिस पर ये इवेलुएट करती है पेशेंट को। और क्या करती है ये, कि अगर ये 5 डायमेंशंस पर आपका जो पेशेंट है वो खरा उतरता है, तो वो क्या कहलाता है कि भाई हाँ ठीक है, उसके अंदर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं है। और अगर वहाँ पर किसी भी डायमेंशन पर कोई प्रॉब्लम, किसी भी एक्सिस पर हमें प्रॉब्लम नज़र आती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस बंदे के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब वो डायमेंशंस कौन से हैं आपके, ये डायमेंशंस हैं आपके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड अदर एस्पेक्ट। हम ये जो डायमेंशंस हैं किन पर उस पर्सन को इवेल्युएट करते हैं, लाइक आपका बायोलॉजिकल, उसकी बायोलॉजिकल वे में उसकी हम जांच करेंगे कि वो ठीक है नहीं है। उसका साइकोलॉजिकल चीज़ें हम मेज़र करेंगे कि उसके अंदर जो है, जो उसकी थिंकिंग प्रोसेस है वो किस वे में है, उसका परसेप्शन, जो उसका वे ऑफ थिंकिंग है वो क्या है। तो उसके बेस पर हम क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे, पहचानेंगे कि वो बंदा साइकोलॉजिकली किसी डिसऑर्डर से पीड़ित है या नहीं है। ठीक है, अब आपका आया है ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ICD। It was prepared by the World Health Organization for each disorder. A description of the main clinical features or symptoms and of other associated features including diagnostic guideline is provided in this scheme. अब ये जो आपकी WHO ने गाइडलाइन दी है, इसमें क्या किया है, इन्होंने हर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक क्लिनिकल फीचर दिया है, सिम्टम्स दिया है, जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि किस बंदे को
कौन सा मेंटल डिसीज़ है या कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और अगर है भी या नहीं भी है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था ये जो क्लासिफिकेशन था, क्योंकि इसके बेस पर हम इजीली किसी भी पर्सन को डायग्नोज कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसका ट्रीटमेंट हम फिर स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक अनदर टॉपिक, that is factors underlying abnormal behavior. In order to understand something as complex as abnormal behavior, psychologists use different approaches. Each approach in use today emphasizes a different aspect of human behavior and explains and treats abnormality in line with that aspect. These approaches also emphasize the role of different factors such as biological, psychological and interpersonal and socio-cultural factors. देखिए, in order to understand something as complex as abnormal behavior, यानी कि किसी भी एबनॉर्मेलिटी को, किसी भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या है, डिफरेंट अप्रोचेस दिए हैं, ठीक है। अब जो अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था कि अलग अलग अप्रोचेस हैं, तो वो जो अप्रोच हैं वो क्या है, उनके अंदर क्या है, फैक्टर्स अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। उसके अंदर फैक्टर्स आते हैं जिसके बेसिस पर क्या होता है, जो आपका एबनॉर्मल बिहेवियर जनरेट होता है, वो कौन से रीज़न है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेस पर किसी पर्सन के अंदर एबनॉर्मलिटी जनरेट होती है, वो क्या कहलाते हैं, आपके फैक्टर्स कहलाते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, लाइक आपका बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बिहेवियर। ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर है हमारी पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट पर इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। अब जो जैसी हमारी पर्सनालिटी होगा वैसा ही हमारा बिहेवियर होगा, तो इट मीन्स कि हमारा बिहेवियर भी किस पर डिपेंड करता है, बायोलॉजिकल फैक्टर पर। अ वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज फॉल्टी जीन्स, एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस, malnutrition, injuries and other conditions may interfere with normal development and functioning of the human body. देखिए, बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, लाइक आपका फॉल्टी जीन्स हो गया, एंडोक्राइन इम्बैलेंस हो गया, मॉल न्यूट्रिशन हो गया, इंजरीज हो गई या अदर कंडीशंस हो गई। ये सब क्या करती हैं, जो हमारा नॉर्मल डेवलपमेंट है किसी पर्सन का, वहाँ पर क्या कर देती हैं, ये इंटरफियरेंस करती हैं, उसको रोक देती हैं, वहाँ पर क्या कर देती है, एक बाउंडेड वे में जो हमारा डेवलपमेंट है उसको रोक देती हैं, ठीक है। दीज फैक्टर्स में बी पोटेंशियल कॉजेज़ ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। अब ये जो आपके फैक्टर्स हैं, अभी हमने ऊपर पढ़े थे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ये क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन के अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर जनरेट कर सकते हैं, ओके। अभी हम इनको एक बार देख लेते हैं, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो वाइड रेंज है वो किस तरह से हमारी बिहेवियर के अंदर एबनॉर्मलिटी जनरेट करती है। लाइक आपका पहला है, इन्होंने दिया है फॉल्टी जीन्स। फॉल्टी जीन्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है हमारा, ठीक है। ट्विंस की अगर हमने स्टडी की है, हिस्ट्री उनकी देखी है, तो वहाँ पर क्या है कि ये चीज़ प्रूव हुई है कि जो जेनेटिक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इफ़ेक्ट ज़रूर डालती हैं, ठीक है। उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इन्वायरमेंट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो चीज़ जीन्स के थ्रू जेनेटिकली हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो रही हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। उनका जो इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी पर ज़रूर पड़ेगा, हमारे मन पर ज़रूर पड़ेगा। अब आपका जो शिज़ोफ्रेनिक जो पेशेंट थे, उन्होंने जो साइकोलॉजिस्ट थे उनकी हिस्ट्री भी देखी है, तो वहाँ पे उनको लगा कि उन्होंने प्रूव ही किया है कि जिस शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स हैं, ऑटिज़म जिनको है, तो वहाँ पर जो उनका जेनेटिक बैकग्राउंड अगर चेक किया तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से वो चीज़ ट्रांसफ़र हुई थी ऐसे पेशेंट्स में। तो हम मान सकते हैं कि भाई जो फॉल्टी जीन्स अगर कोई बंदा लेके आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा उसकी पर्सनालिटी को। जैसे हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ठीक है, और अदर मेंटल डिसीज़ हैं। ये क्या होता है कि इनमें ट्रांसमिशन होता है। जो ट्रांसमिशन होता है वो किसकी वजह से होता है, आपकी हेरिडिटी की वजह से। तो फॉल्टी जीन्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है।
अब आता है आपका सेकंड है एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस। देखिए एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस को इस तरह से समझ सकते हैं, पेशेंट्स हुज एड्रेनल हार्मोन्स आर इम्बैलेंस्ड often experience mental health issues such as anxiety, depression and insomnia। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर किसी पर्सन के अंदर जो हार्मोनल डिसबैलेंस चल रहा है तो वो क्या होगा, उसका जो बिहेवियर है उस पर ऑटोमेटिकली ये चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं। लाइक वो एंजाइटी भी फील कर सकता है, डिप्रेशन भी फील कर सकता है और इंसोम्निया भी फील करेगा। इंसोम्निया क्या है, जिसमें नींद नहीं आती है, स्लीपलेसनेस, वो कहलाती है आपकी डिसीज़ इंसोम्निया। नेक्स्ट आता है आपका माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स किसी भी पर्सन को अगर प्रॉपर वे में उसको डाइट नहीं मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स की उसको कमी है, एनर्जी नहीं मिल पा रही है, फॉलिक एसिड की कमी है, थायमिन की कमी है, तो ये क्या करते हैं, उसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो किस चीज़ के जनरेट कर देते हैं, आपके एबनॉर्मेलिटी के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर प्रॉपर किसी बंदे को, अगर किसी पर्सन को हम अच्छे सा फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, जो बैलेंस डाइट है, तो वहाँ पर उसके चांसेस कम रहते हैं कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर है वो वहाँ पर कम इफ़ेक्ट डालता है उसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की स्टेट में जाने के लिए। फिर है आपका इंजरीज एंड अदर कंडीशंस। कई बार क्या होता है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज हो जाती हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज हो जाने पर भी क्या कई बार क्या होता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लाइक ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, एंजाइटी हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, किसी भी पर्सन के अंदर एबनॉर्मेलिटी जनरेट कर देती हैं। तो ये क्या है कि हमारा जो बायोलॉजिकल फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। यहाँ एक वर्ड आया है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है आपका, ये जब बॉडी में केमिकल की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं मैसेज, तो वो क्या कहलाता है आपका, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, तो अगर उस स्टेज पर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं मैसेज को, तो भी क्या हो जाता है, हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एंजाइटी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो इसका किससे कनेक्शन है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर से कनेक्शन है। कैसे, अगर हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसकी एक्टिविटी कम होगी, लो एक्टिविटी कर रहा है वो, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो एंजाइटी है वो जनरेट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आया है, शिजोफ्रेनिया। देखिए शिजोफ्रेनिया एक बहुत ही डेंजरस सीरियस प्रॉब्लम मानी जाती है हमारी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसमें, और ये डोपामाइन के इम्बैलेंस होने पर हो जाती है। ठीक है, अगर डोपामाइन उसकी जो एक्सेस एक्टिविटी हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, तब हमारा ये जो शिजोफ्रेनिया है ये जनरेट हो जाता है। और जो डिप्रेशन होता है वो कब होता है आपका, एक सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, अगर उसकी लो एक्टिविटी है हमारी बॉडी के अंदर, तब भी हमें डिप्रेशन हो जाएगा। चाहे हमारे पास डिप्रेशन के लिए कोई रीज़न ना हो, लेकिन जो पर्सन है वो क्या फील करेगा, डिप्रेस्ड फील करेगा। सो हमने यहाँ देखा कि ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे माइंड को कंट्रोल करने में। अगर ये ढंग से तरीके से काम करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, तो ये सही तरीके से हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं, हमारा जो माइंड है वो सही तरीके से वर्क करता है। लेकिन अगर ये चीज़ें सही नहीं है, कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारी बॉडी में, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी माइंड पर भी ज़रूर पड़ता है। अब बात करते हैं हम जेनेटिक फैक्टर्स की। देखिए जेनेटिक फैक्टर्स हैव बीन लिंक्ड टू बायोपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं वो किससे लिंक्ड हैं, आपके बायोपोलर और जो आपके अदर रिलेटेड डिसऑर्डर हो गए, आपका मूड स्विंग्स हो गया या फिर शिजोफ्रेनिया हो गया, एंजाइटी हो गई, ये सब चीज़ें किससे लिंक्ड हैं, आपके जेनेटिक फैक्टर्स से। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई और अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए। रिसर्चर्स हैव नॉट हाउएवर बीन एबल टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक जीन्स दैट आर द कल्प्रेट्स। देखिए अब जब रिसर्चर्स ने, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च की, तो वहाँ पर एक ऐसा पर्टिकुलर जीन, जो स्पेसिफिक जीन हो, जो इन सारी जो डिसऑर्डर्स की जड़ है, वो नहीं मिल पाया।
कि कोई भी एक ऐसा जीन हो जो हम ये बता दें कि इस जीन की वजह से शिजोफ्रेनिया हो रहा है, या जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो इस जीन की वजह, ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या मिला, कोई भी एक सिंगल जीन नहीं मिला, वहाँ पर क्या था, बहुत सारे जीन्स मिलकर आपस में उन्होंने क्या करा, कंबाइंड म्यूटेशन कर लिया, और म्यूटेशन के बेस पर क्या हुआ, जनरेट हुए ये आपके डिसऑर्डर्स। ओके, कई बार क्या होता है बेटा कि दो जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है और एक थर्ड टाइप का जीन्स बन जाता है, ठीक है। अब मूड डिसऑर्डर, इसमें आपने नाम सुना होगा बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है या फिर डिप्रेस्ड हो जाता है, मीन मूड स्विंग्स होते रहते हैं। अब आया आपका शिजोफ्रेनिया, ठीक है। यहाँ बायोलॉजिकल फैक्टर में डोपामाइन की एक्सेस एक्टिविटी इसका रीज़न थी, बट यहाँ जीन्स में प्रॉब्लम होने के कारण शिजोफ्रेनिया हो जाता है, ठीक है। अब मेंटल रिटार्डेशन, जिसमें लोगों का आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, जेनेटिक फैक्टर्स में आता है। ओके, नेक्स्ट है आपके साइकोलॉजिकल मॉडल्स। There are several psychological models which provide a psychological explanation of mental disorder. These models maintain that psychological and interpersonal factors have a significant role to play in abnormal behavior. अब आपका जो साइकोलॉजिकल मॉडल है वो क्या कहता है कि बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स हैं, और वो इंटरलिंक्ड हो जाते हैं किसके साथ, अदर फैक्टर्स के साथ, और वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं पर्सन के अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर। ओके, दीज फैक्टर्स इंक्लूड मैटरनल डेप्राइवेशन, वार्मथ एंड स्टिमुलेशन ड्यूरिंग early years of life, faulty parent-child relationship, rejection, overprotection, permissiveness, faulty discipline, etc. Maladaptive family structure, inadequate or disturbed family, and severe stress. अब इन्होंने क्या बताया कि अगर किसी पर्सन के साथ जब ये चीज़ हो जाती है कि वो बहुत छोटा था, तो सेपरेशन उसको झेलना पड़ता है अपनी मदर से, या तो उसकी मदर की डेथ हो जाती है, या फिर उसको कोई पर्सन अडॉप्ट कर लेता है तो उसको अपनी मदर को छोड़ना पड़ता है। तो वहाँ पर भी ये जो चीज़ है वो क्या करती है, आपके पर्सन के जो मेंटल हेल्थ है उस पर इफ़ेक्ट डालती है। कई बार क्या होता है कि इस एज में जब बच्चे को वार्मथ रिलेशनशिप का एहसास होना चाहिए, उसको एक सच्चे रिलेशनशिप वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, लाइक जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे जो फादर हैं, मदर हैं, तो ये सबसे करीबी रिश्ते माने जाते हैं। अगर यहाँ पर बच्चे का सेपरेशन अपने मदर या फादर के साथ हो रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आगे जाकर उसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आएंगे तो हमें लगेगा कि हाँ ये कुछ एबनॉर्मलिटी या डेविएंट बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। अब आपके आया है कि फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। कई बार क्या होता है कि बच्चे के रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ अच्छे नहीं होते, उसको रिजेक्ट किया जाता है, उसकी हर बात को अनसुना किया जाता है, उसकी सही बात को भी सिर्फ इसलिए गलत ठहराया जाता है कि वो बच्चा है। तो वो क्या है, जो बार बार का रिजेक्शन है, बार बार बच्चे को आप ये फील करा रहे हो कि आप सही नहीं हो, आप कुछ सही नहीं सोचते हो, तो वो क्या है, जो बार बार का रिजेक्शन है बच्चे के अंदर किस चीज़ को जनरेट करता है, एबनॉर्मेलिटी को, ठीक है। ओवर प्रोटेक्शन भी अगर हम बच्चे को दे रहे हैं तो ये भी जनरेट करेगा उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, क्योंकि वो बच्चा फिर इस वर्ड को फेस ही नहीं कर सकता। आप सपोज़ कि एक 10th या 11th क्लास का एक बच्चा है और जो उसके मदर या फादर हैं उसको ट्यूशन भी कहीं नहीं जाने देते, साथ में लेकर जाएंगे, साथ में लेकर आना है, और स्कूल के लिए भी आप उसको छोड़ने के लिए जा रहे हो, इवन वो मार्केट भी अकेले कभी नहीं आप भेजते, तो वो क्या है, ओवर प्रोटेक्शन है। क्योंकि इतना बड़ा बच्चा एक कैपेबल हो सकता है कि इन छोटी छोटी जगह पर वो अकेले जा सके, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको ओवर प्रोटेक्टेड वे में ट्रीट कर रहे हो बच्चे को, तो आगे जाके, क्योंकि लाइफ का तो ये है कि कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, तो लाइफ में क्या चीज़ें उस बच्चे को फेस करनी पड़े तो वो कैसे फेस करेगा, क्योंकि आपने उसकी नेचर में जो ओवर प्रोटेक्शन का जो क्वालिटी है वो डाल दी है। उसको एक ना एक पर्सन चाहिए अपने साथ के लिए, और वो बिना साथ के फिर आगे चल ही नहीं पाएगा, वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तो जब वहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, जब कॉप अप नहीं कर पाएगा आगे की लाइफ में, वो सर्वाइव कैसे करेगा, तो वहाँ पे स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, तो वो अपने आप ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उसमें जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर है आपका ओवर परमिसिवनेस।
मीन ज़रूरत से ज़्यादा लीनियंट होना। अगर पेरेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा लीनियंट हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आपका ओवर परमिसिवनेस। इस तरह के पेरेंट्स क्या करते हैं, इस तरह के पेरेंट्स का बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। दे डोंट मॉनिटर और गाइड देयर चिल्ड्रंस बिहेवियर। वो ना तो उनको गाइड करते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है या क्या चीज़ गलत है, ना ही उनकी जो है मॉनिटरिंग करते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये जो ओवर परमिसिवनेस है ये भी बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबल है किसी भी पर्सन के अंदर एबनॉर्मलिटी जनरेट करने के लिए। फॉल्टी डिसिप्लिन, अगर फैमिली के अंदर जो फॉल्टी डिसिप्लिन है तो वो भी क्या है, जनरेट करता है बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आप बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल करके रखते हैं या फिर कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ ही नहीं है फैमिली में, तो वहाँ पर भी क्या है, वो एबनॉर्मलिटी जनरेट हो जाती है। मेल एडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स, इट मीन्स कि डिस्टर्ब फैमिली या इनएडिकेट फैमिली है, कि जहाँ पर क्या है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपस में उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, मदर फादर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता, एक कॉन्स्पिरेसी वाला जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा फैमिली के अंदर रहता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके बच्चे पर भी पड़ता है। जो बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है तो आप सोचिए कि कैसे सरवाइव करेगा। बच्चा स्कूल से अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है, घर पर आ रहा है तो देख रहा है कि मदर और फादर के अंदर झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, वो बच्चा किससे शेयर करेगा। वो बच्चा मन ही मन अपनी सारी बातों को क्या करेगा, बुनता रहेगा, और वो एक तरह से जो जाल होगा बातों का वो अंदर उसके मन में भर जाएगा। फिर उस जाल से वो जो बातों का जो जाल है, जो थिंकिंग प्रोसेस उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है लेकिन वो बाहर नहीं निकाल पा रहा किससे बात करे, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जनरेट करेगा। ये साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स ने जो है प्रूव किया है, जिन फैमिलीज़ में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं मदर और फादर के बीच में, वहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट, जो मेंटल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। तो ये जो फॉल्टी डिस्टर्ब हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबल है आप बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। एंड सीवियर स्ट्रेस, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, किसी भी पर्सन को स्ट्रेस रहता है, तो वो भी उसके अंदर क्या जनरेट करेगा, एबनॉर्मलिटी। देखिए स्ट्रेस रहना नॉर्मल है, हम जिस तरह की आज मॉडर्न लाइफ में रह रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रेस होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज कंपटीशन की एज है, हर चीज़ में हमें कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, तो जहाँ कंपटीशन है वहाँ पर आपका स्ट्रेस भी है। लेकिन उस स्ट्रेस को इतना ज़्यादा बढ़ा लेना, सीवियर बना लेना, ये खतरनाक है। तो ये जो अगर सीवियर स्ट्रेस वाली पोजीशन किसी पर्सन के अंदर कंटिन्यूसली रहती है तो वहाँ पर क्या जनरेट होता है, आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जनरेट होता है।